वेलकम बैक टू नाइन ऑफ क्लब। पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन देख लिए सर। अब चैप्टर नंबर 7 से ये वीडियो में चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक, तो 1 to 6 डन। अब है 7 to 12। इसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं, कुछ चैप्टर्स है जो फिजिक्स के हैं। ठीक है सर, तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से क्वेश्चंस अक्सर ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो चैप्टर नंबर 7 में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक मरतबा देख लेंगे सर। फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके लिमिटेशंस और सेलिएंट फीचर्स इसके इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखना है, वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता, मतलब उसकी जगह कहाँ है, उसको लोकेट किधर करना बेस्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता सर। ठीक है, तो ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब व्हाट अबाउट मूविंग ऑन टू थोड़े से लीस्ट, मतलब लीस्ट तो नहीं है, अब अपन पूरी टॉपिक्स कवर, मतलब चैप्टर कवर करने के लिए अपन कोसे कोसे और क्वेश्चंस पढ़ लेने का है। ग्रुप्स एंड पीरियड फर्स्ट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच चेंजेस अलोंग द ग्रुप्स एंड पीरियड्स, अलोंग द ग्रुप्स एंड पीरियड्स। एग्जाम्पल, एटॉमिक रेडियस ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जा रहे तो इंक्रीज होता, लेकिन वही सेम पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जा रहे तो डिक्रीज होता। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है सर। मेटालिक नेचर, ये सब अच्छे से देखने का है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑन विच चेंजेस अलोंग द ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी के रहते सर, राइट। तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली नहीं पूछ के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा सर, सेम लिखने का रहता, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है सर, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 8 में कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हुए आते और बच्चे तो वही पढ़ लेके रेडी रखे होंगे। फर्स्ट, N2 मॉलिक्यूल एंड O2 मॉलिक्यूल बाई VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। VSC PRT में कौन से, VSC PRT में NH3 CH4 H2O। देखो सर, अगर ये पढ़ लिए साथ में इसके क्या करो, बॉन्ड एंगल्स भी अच्छी तरीके से याद रख लो। शॉर्ट आंसर में पूछ सकता, किसको मालूम, राइट, और मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता, बॉन्ड एंगल पूछ सकता सर। BeCl2 की बॉन्ड एंगल कितनी है, 180 डिग्री से। नीचे आपको दे दिया 180 दे दिया, 120 दे दिया, 107 डिग्री दे दिया, तब उसमें से कौन सा है 180 डिग्री से, ऐसा पूछ ले सकता, या फिर डायरेक्टली पूछ ले सकता सर, बॉन्ड एंगल का खास तौर पे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स, NaCl का फॉर्मेशन कैसा होता, डिटेल में एक्सप्लेन करो बोलते सर, वो वाले खास तौर पे। ठीक है, अब उसके बाद थोड़े से है ना लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़े से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से है सर। NH3 एंड H2 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया। ऑक्टेट रूल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये करना है सर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आपको एग्जाम में दो N2 मॉलिक्यूल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी है और VBT थियरी से भी है, तो N2 मॉलिक्यूल आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी पूछ सकते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना है तो आपको वैलेंसीज अच्छे से याद रहना पड़ता, राइट। वैलेंसीज के बारे में आपको चैप्टर नंबर 7 में अच्छे से याद कर लेने का है कि अगर SP ऑर्बिटल, S ब्लॉक और P ब्लॉक में देखा गया तो वैलेंसी है ना सर, लीस्ट रहता 0 और मैक्सिमम रहता 4। ठीक है, 0 से 4 तक जाता, फिर बाद में डिक्रीज होते रहता, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कौन से एलिमेंट्स है जिसकी वैलेंसी है ना 0 रहती, कौन से एलिमेंट्स है जिसकी वैलेंसी 4 रहती, ये अगर आप अच्छी से देख लिए आ जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 में ये टॉपिक्स है। एक और टॉपिक है सर, BeCl2 का मॉलिक्यूल कैसा बनता, कौन सी टॉपिक में, हाइब्रिडाइजेशन में। BF3 का मॉलिक्यूल कैसा बनता, कौन सी टॉपिक में, हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कैसा रहता, बच्चे अक्सर भूल जाते।
लोन पेयर का बॉन्ड लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा रहता है, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा रहता है, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा रहता है। ये तीन अगर अच्छे से समझने आ गए, आपको डायग्राम उतारने में आसानी हो जाती है। फर्स्ट क्या है, लोन पेयर, नेक्स्ट लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, नेक्स्ट बॉन्ड पेयर। इन तीनों में सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका रहता, मीडियम किसका रहता, और सबसे कम रिपल्शन किसका रहता, वो अगर समझ में आया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का आपको अच्छी तरह से समझ में आया था सर। नेक्स्ट सर, मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 में प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस, खास तौर पे पावर के ऊपर, क्योंकि पावर के 3 फॉर्मूलाज है, राइट। पावर का एक सिंपल फॉर्मूला है P = V × I, लेकिन उसको अगर ओम्स लॉ के फॉर्मूला से अगर आप कराए तो फिर फॉर्मूलाज चेंज होते जा रहे, 3 आ जा रहे उसमें फॉर्मूलाज, ठीक है सर। तो पावर के फॉर्मूलाज, उस पावर के क्वेश्चंस, और उसके बाद पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन के क्वेश्चंस। देखो पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन के क्वेश्चंस आप लोग प्रॉब्लमैटिक ही करें, लेकिन उसके डेली लाइफ एप्लीकेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसा मैं बोला था आपको व्हाट हैपेंस बोल के बोला, राइट। फिजिक्स में सबसे ज्यादा व्हाट हैपेंस वाले, और केमिस्ट्री में शुरुआत के जो चैप्टर्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 में व्हाट हैपेंस वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो इसमें व्हाट हैपेंस इफ होम अप्लायंस आर कनेक्टेड इनटू सीरीज, ये टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता, ठीक है। व्हाट हैपन सीरीज कनेक्शन में सबसे ज्यादा करंट बिल आता, या पैरेलल कनेक्शन में सबसे ज्यादा करंट बिल आता, ये भी पूछ सकता। किस में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस रहता, ये भी पूछ सकता। करंट कंज्यूम किस में सबसे ज्यादा होता, वो ये भी पूछ सकता सवाल। अगेन पूरा पैरेलल और सीरीज पे है, ठीक है। व्हाट हैपेंस वाले आते। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछने वाली एक्टिविटी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट की जो एक्टिविटी है वो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसको सर घुमा फिरा के, जैसा मैं बोला था एक्टिविटी इसको है ना डायरेक्टली नहीं पूछते, घुमा फिरा के पूछता, इसको भी वैसे पूछ सकता है सर। परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड द V/I कांस्टेंट फॉर ए कंडक्टर, ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन। क्या है ये, ओम्स लॉ है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के क्वेश्चंस पूछ सकता सर, चांसेस है। उसके रिक्वायर्ड मटेरियल्स क्या क्या है, ठीक है। उसके लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। ये हो गया सर। और एक इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस किसके ऊपर बेस्ड रहता, लेंथ पे और एरिया पे बेस्ड रहता। लेंथ को सर रेजिस्टेंस क्या रहता सर, प्रोपोर्शनल रहता, और एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता। ये भी आपको पूछ सकता सर। इसके ऊपर एक्टिविटीज भी है, ये भी अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये हो गया आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब उसके बाद थोड़े से दूसरे क्वेश्चंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ, 2 किरचॉफ्स लॉ है, इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ में सर आपको ज्यादा क्वेश्चंस लूप लॉ के पूछने के चांसेस है, जंक्शन लॉ के कम है। अगर जंक्शन लॉ पूछ रहा है बोलते तो मुबारक, ठीक है, क्योंकि जंक्शन लॉ सबसे इजी है। लूप लॉ में अलबत्ता बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, जब लूप है ना ऐसा लिए क्लॉकवाइज लिए या एंटी क्लॉकवाइज लिए, तो किसको प्लस लेना या किसको माइनस लेना, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती। तो वो खास तौर पे किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट होम अप्लायंसेस वाले क्वेश्चंस, मतलब आपको है ना पावर कंजम्पशन की वैल्यूज दे देते और टोटल यूनिट कितना आता बोल के पूछते हैं। टोटल यूनिट की वैल्यू देते, 1 यूनिट की है ना वैल्यू देते आपको, टोटल करंट बिल कितना आया बोल के पूछते हैं, वो टाइप के क्वेश्चंस। डिवाइसेस मत भूलो सर, डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है। एम मीटर क्या काम करता, ठीक है, वोल्ट मीटर क्या काम करता, ये डिवाइसेस अच्छी तरीके से जहन में बिठा लेना है। चैप्टर नंबर 9 में इतना ही है, ज्यादा नहीं है सर। ज्यादा डेप्थ में गए तो और बहुत कुछ निकलता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट लैटिस किसको बोलते हैं, या डिटेल में जाना है तो और जा सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स ये है। इसके बाद बिल्कुल सर आप और डिटेल में पढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर नंबर 10 में सबसे ज्यादा पूछने वाले फैराडेस लॉ, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ फैराडेस लॉ उस डेली लाइफ में कहाँ होते हैं, एग्जाम्पल्स दियो बोल के बोलता। फैराडेस लॉ डायरेक्ट पूछ लेता सर, एक्सप्लेन करो, उसकी एक्टिविटी एक्सप्लेन करो बोल के बोल देता, तो फैराडेस लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर का फंक्शन उसके बारे में लिखने का रहता, उसके यूजेस, डेली लाइफ यूजेस क्या क्या है, ये सब वर्किंग मॉडल और उसके पार्ट्स पूरे लिख लेना है तो आप लोगों को, ठीक है सर। नेक्स्ट उसके बाद जनरेटर
कौन से, एसी और डीसी दोनों भी। अब अगर आपको देखो सर एसी और डीसी जनरेटर की खासियत क्या है बोले तो ये ज़्यादा नहीं पूछते, मतलब बहुत कम, रेयरली पूछे जाते। डीसी मोटर के ऊपर क्वेश्चन इन कैसा भी आने के चांसेस है। डीसी मोटर के ऊपर ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है खास तौर पे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये इंपॉर्टेंट है। थंब रूल ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना है, बहुत इजी है। थंब राइट याद है ना, वो वाले अच्छी तरीके से याद कर लेने का है, ठीक है सर। अब थोड़े से लीस्ट वाले क्वेश्चंस कौन से हैं जो और आ सकते हैं बोल तो सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड कंप्लीटली पढ़ लो। सोलेनॉइड का है ना सर क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस का डायग्राम भी अच्छी तरीके से पढ़ लो। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स की फ्लक्स डेंसिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, बच्चे अक्सर है ना ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया था। राइट हैंड रूल ये सब भी आप लोगों को बोल दिया। लेंस सर, व्हाट अबाउट लेंस लॉ? वेल लेंस लॉ पूछ सकता सर, ठीक है, लेकिन लेंस लॉ के चांसेस कम हैं। एक और भी टॉपिक है मैग्नेटिक लेविटेशन बोल के, तो मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेविटेशन के ऊपर क्वेश्चंस आपको है ना सर बहुत कम चांसेस है आने के, तो ये पहले कवर कर लेना है आपको। ये कवर कर लिए, मुतमईन हो गए, उसके बाद वक्त मिला बिल्कुल पढ़ो सर, राइट। तो चैप्टर, ठीक है ना सर, राइट। चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर नंबर 11 में कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोरोजन वाली एक्टिविटी, 3 टेस्ट ट्यूब वाली जो एक्टिविटी है जिसमें आयरन नेल की जो एक्टिविटी है ना सर, कोरोजन होता है, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। उसके बाद थर्माइट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर में से सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन यही है। इसमें कोरोजन की एक्टिविटी, कोरोजन की प्रिवेंटिव मेथड्स, फिर कोरोजन की एक्टिविटी में क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल होता, ये सब। नेक्स्ट ड्रेसिंग ऑफ ओर की जो 4 मेथड्स है, हैंड पिकिंग, राइट, उसके बाद वॉशिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये अच्छी तरीके से पढ़ लेने का है। इनफैक्ट आपको है ना कभी कभी हैंड पिकिंग और वॉशिंग ये डेली लाइफ में किधर इस्तेमाल होते हैं वो भी सवाल कर सकते हैं सर। आसान है हैंड पिकिंग बोले तो चावल में से, वो गेहूं में से, चावल में से आपको है ना कंकर निकालने का, ये हैंड पिकिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। हैंड पिकिंग, वॉशिंग, ये सब पूछ लेता। फ्रॉथ फ्लोटेशन किसके लिए इस्तेमाल होता सर? को से ओर के लिए, हर ओर को इस्तेमाल कर सकते क्या फ्लॉट फ्लोटेशन, ये पूछता। मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सल्फाइड ओर के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड आप यूज कर सकते क्या? बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, राइट। फर्नेसेस अच्छी तरीके से याद करना है, खासतौर पर डायग्राम्स। फर्नेसेस में रिवर बैटरी फर्नेस अच्छी तरीके से याद कर लो, ड्रॉ करने आ जाना, उसका थोड़ा सा है ना क्या बोलते हैं फंक्शन भी समझने आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट कभी कभी ये सवाल भी पूछता है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर। रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस कैसा पूछ सकते हैं, मतलब पहले 2-3 एलिमेंट दे दिया, इसमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है वो लिखो, बोले तो ये बहुत इजी क्वेश्चन में से आते हैं, मतलब 1 मार्क क्वेश्चन में से, बहुत शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में से आते हैं। आपको सवाल ऐसा ही पूछ सकते हैं कि अगर आयरन और गोल्ड को रख दिए तो आयरन क्यों जल्दी रस्ट खाता, गोल्ड रस्ट क्यों नहीं खाता सर, ये पूछ सकता आपको। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया, लिख ले रहे होंगे आप लोग। हाँ, मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 12। देखो सर ये चैप्टर सबसे बड़ा है, जबरदस्त, बेहतरीन, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब इसमें से सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चंस, स्टरीफिकेशन इंपॉर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट, एलोट्रोप्स एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट एलोट्रोप्स, ठीक है। ग्राफाइट के यूजेस क्या है, नैनोट्यूब्स के यूजेस क्या है, बकमिस्टर फुलरीन C60 के यूजेस क्या है, ठीक है। C60 बाकी वाले की है ना, तो C60 के यूजेस क्या है, राइट। नैनोट्यूब्स के तो आप लोगों को बोल दिया मैं आपको। ग्राफाइट के यूजेस क्या है, डेली लाइफ में ग्राफाइट आप कहाँ इस्तेमाल करते, ठीक है। फिर नेक्स्ट और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैपोनिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस है, अच्छी तरीके से पढ़ लेने का है। एग्जाम में कभी कभी कैटलिस्ट कौन से केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होता है वो भी पूछ सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होता है वो भी सवाल कर सकते सर, ठीक है। तो ये अच्छी से याद कर लेने का है, कौन से 4 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद ईस्टर्स क्या है,
कीटोन्स क्या है, अमाइंस क्या है, ये शुरुआत में आपको बोल दिया मैं आपको। होमोलॉगस सीरीज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट अच्छी तरीके से पढ़ लेने का है, ठीक है। आपको केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे दिया, नाम लिखो बोला, या फिर नाम दे के आपको स्ट्रक्चर बनाओ बोलता सर, ये भी अच्छी तरीके से पढ़ लेने का है। ये चैप्टर में टॉपिक बहुत है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, कैटिनेशन है, आइसोमेरिज्म है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स है। लेकिन सर इसमें से सबसे पहले ये खत्म कर लो, फिर उसके बाद जाओ उसके ऊपर। वैसे तो बहुत है सर, डिटेल में है। कभी कभी आपको रूल्स पूछ लेता, मतलब एक केमिकल कंपाउंड के नाम लिखने के लिए अलग अलग रूल्स है, राइट। तो वो रूल्स पूछ लेता, लोएस्ट सम रूल बोल के एक रूल है, राइट। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकता। लेकिन ये जो बोला मैं आपको लास्ट वाले, ये ना आप आखिर में पढ़ो, पहले इनको खत्म करो। ईस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ ईस्टर्स इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल के प्रॉपर्टीज, एथेनॉल के प्रॉपर्टीज, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले ये खत्म करना है, बाद में वो कर लो। कौन से पढ़ते सर ये चैप्टर नंबर 12 में से? क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, सैपोनिफिकेशन, एलोट्रोप्स, ईस्टरिफिकेशन, उसके यूजेस, ईस्टर के यूजेस, ठीक है, एलोट्रोप्स के यूजेस, फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज, ये पहले पढ़ लेने का है। उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक्स देख लो सर। जो दूसरे टॉपिक्स है वो शॉर्ट आंसर में आते हैं, ये लॉन्ग आंसर के टॉपिक्स। आई बात समझने? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक लास्ट बात, ये जो चैप्टर्स के टॉपिक्स है और ये जो चैप्टर के टॉपिक्स है, आप अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद सोने से पहले रिवीजन अच्छी तरीके से कर लो सर। देखो एग्जाम में अगर आपका सेंटर थोड़ा सा अच्छा है वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसके बारे में तो डिस्कस नहीं करते, लेकिन सेंटर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं, चाहे सेंटर कैसा भी रह दो, अपने बलबूते पे लिखते हैं, और वैसे ही रहना है सर। आप एग्जाम में हार्ड टॉपिक भी आई तो इसको रिवाइज अगर आप कर लिए, रात में रिवाइज कर लेके सो गए, तो आपके लिए वो आसानी हो जाती है। और रात में देर रात तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आप है ना माइंड के ऊपर स्ट्रेस डालेंगे, रात में नींद आपकी जितनी खराब हो जाएंगी। रात में जल्दी सोना है, अगर जितनी जल्दी सोए आप है ना उतनी जल्दी उठ के फिर पढ़ सकते हैं। सुबह पढ़ो, मसला नहीं, रात में देर रात तक नहीं पढ़ना है। रात में क्या करते हैं सर, रात में रिवाइज कर लेके जल्दी सो जाओ। जो भी दिन भर में पढ़े वो एक मर्तबा रिवाइज कर लेना है। कितनी देर में? आधे घंटे में या 45 मिनट्स में आप पूरा का पूरा रिवाइज करके फिर सो जाना। जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो और फिर पढ़ो। तो इसमें क्या है सर, आपकी तैयारी अच्छी होती। एग्जाम में बच्चे एक तो नींद में रहते, रात भर नहीं सोते, तो एक तो नींद में रहते, नहीं सर हम कॉफ़ी वॉफ़ी पी के जाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस पर, दिमाग है, ठीक है सर। तो एक तो नींद में रहते, दूसरा एग्जाम की थोड़ी हैबत रहती। अगर है ना पेपर हार्ड रहा तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और हैबत में बंदे गलती करते, ठीक है सर। आप लोग गलती करने के चांसेस है, सर्स एंड मैडम्स दोनों को बोल रहा हूँ मैं। अब सर बोल रहे हैं तो सर कुछ बोल रहे होंगे, बॉयज कुछ बोल रहे होंगे, गर्ल्स को नहीं बोल रहे होंगे, नहीं वैसा नहीं सर, मैं सबको बोल रहा हूँ कि रात में आप जल्दी सो जाओ, रिवीजन कर लो अच्छी तरीके से। रात में 45 मिनट्स में आपका पूरे 12 चैप्टर का रिवीजन कर लेके सो जाना, सुबह उठ के फिर आप पढ़ लो, लेकिन रात में जल्दी सोने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।